अ, नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। नमस्ते। बहुत इंतजार के बाद आज केवी कंकड़बाग पटना अलुमनी एसोसिएशन जो हमने वेब सीरीज या वेबिनार कहें उसकी श्रृंखला शुरू की थी, वो किसी कारण से हम बीच में एक आध महीने का विराम लग गया था। और इट इज आज बड़ा खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे केवी कंकड़बाग पटना अलुमनी एसोसिएशन के डॉक्टर सुधीर, जो प्रेसिडेंट भी हैं, जिनका निर्वाचन अभी ही हुआ है कुछ दिनों पहले, वो हमारे बीच हैं। और आज वो हम सब से बात करेंगे आंखों के बारे में। आंखों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना कोई मैं अभी अपने मुंह से कुछ जरूरी नहीं समझता, क्योंकि हम सब जानते हैं इसकी महत्वता कितना इम्पोर्टेंट है ये। और जिनको परेशानी है वो ज्यादा अच्छी तरह समझते होंगे। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर कुमार भैया के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर कुमार आज के डेट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बेतिया में पोस्टेड हैं। MBBS MD एम्स दिल्ली से किया हुआ है। ये इनका जो स्पेशल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है पढ़ाना, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा। इनकी पर्सनल रुचि भी है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये बड़ा रोचक है विषय, तो उस पर बाद में बात करेंगे। ये उनकी अलग से वो रुचि है। इसके अलावा इन्हें कई एक फोरम पे सम्मानित किया गया है, जैसे कि DK बोस गोल्ड मेडल फॉर पेपर, दुखन राम अवार्ड, अजीत सिन्हा गोल्ड मेडल अवार्ड। ये बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर मेडिकल एग्जाम में एग्जामिनर भी रह चुके हैं, लगातार इवेल्युएशन में भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आज के डेट में नए मेडिकल स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। इनका अपना पर्सनल संस्थान भी है जो पटना में चलता है, उसके बारे में भैया समय बताएंगे अपने चर्चा के दौरान। तो अब मैं मंच पे फॉर्मल तरीके से आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुधीर कुमार, जो हमारे केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग के अलुमनाई भी हैं, 1979 बैच के, 1979 1979 बैच के हैं। भैया आपका स्वागत है इस मंच पे। धन्यवाद संजय, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। मैं सभी अपने मित्र और सिस्टर को और कलीग्स को मैं देख पा रहा हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप लोग के साथ फिर जुड़ पाया हूँ। और आज का जो जुड़ने का कारण हम लोग का था कि नेत्र रोग और नेत्र से होने वाली सामान्य जो बीमारियां हैं उसके बारे में अवगत होना और उससे बचाव अगर हो सके तो उसके बारे में डिस्कस करना। इसी क्रम में आया कि ग्लूकोमा क्या होता है और किस तरह से खतरनाक हो सकता है। तो ग्लूकोमा एक्चुअली आंख में जो प्रेशर, आंख का खाना पीना जो होता है वो आंख के अंदर बनते रहता है फ्लूइड के रूप में, जिसको हम लोग एक्वस बोलते हैं। और वो अगर उसके चलते उसका अगर प्रेशर आंख में बढ़ जाता है तो देखने वाली जो नली है, नस है, जिसको हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, यानी डैमेज होने लगता है। तो इसके चलते क्या होता है, विजन लॉस होता है। अनफॉर्चुनेटली ये विजन लॉस प्रोग्रेसिव नहीं, यानी कि धीरे धीरे नहीं होता, पता नहीं चलता। सडनली क्या होगा, एकाएक हो सकता है कि बल्ब कैसे फ्यूज होता है वैसे हो जाता है, पेशेंट को पता भी नहीं रहता। जब आप उसको बोलिए कि आपको ग्लूकोमा है और आपका 90% डैमेज हो गया तो मानने को तैयार भी नहीं होता। कई बार उसको लगता है कि डॉक्टर फंसा रहा है। तो खैर, इसी क्रम में मेरा ये कहना है कि चूंकि इस बीमारी में ज्यादातर लोगों में लक्षण नहीं होता है, कुछ लोगों में सिर दर्द, शाम के टाइम में ब्लरिंग, सतरंगा दिखना, यानी इंद्रधनुष जैसा दिखना, वो हो सकता है। और अगर वो कुछ होता है ना, ऑब्जर्वेंट लोग होता है, तो वो तुरंत पकड़ ले, अरे हमको मेरा जो है थोड़ा ब्लर हो रहा है या बार बार चश्मा का नंबर बदल रहा है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर को जरूर बोलिए कि आप सब तो देख लिए, लेकिन कुछ साइलेंट डिजीजेज है जिसमें कि ग्लोकोमा भी है, उसके लिए भी देख ले। तो बेसिक तो हो गया कि उसका आंख का प्रेशर चेक कर ले, और साथ में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है कि नहीं उसको भी इवेलुएट कर ले। तो प्रेशर जरूरी नहीं है कि ग्लोकोमा में सभी का प्रेशर बढ़ा हो, कुछ लोग का नॉर्मल होने के बावजूद प्रेशर नर्व जो है डैमेज होता है, उनमें भी ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। तो ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ग्लोकोमा एक ऐसा बीमारी है जो तुरंत कुछ नहीं करता है। ये जब तक 90% ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स नहीं हो जाता है, तब तक
आप आसानी से इसको रोक सकते हैं। तो कभी ना कभी तो पकड़ाएगा ही ये बीमारी, लेकिन पहले शायद इतना अवेयर हम लोग नहीं थे इस बात को लेकर के, या फिर डॉक्टर हड़बड़ी में है, या फिर खुद जो हम देखे, मेरा अपना अनुभव रहा है कि बड़ा बड़ा अफसर को टाइम ही नहीं अपने लिए, वो दिखाना ही नहीं चाहता, जबकि आंख देखने में औसतन 1 से 1.5 घंटा लगता है, उसके पास उतना टाइम ही नहीं है। तो इसमें भी मिस होता है। तो उन लोगों को जिनके फैमिली में ग्लोकोमा है, तो कैसे जानेंगे ग्लोकोमा है कि नहीं है? उनसे खाली इतने पूछे कि परिवार में कोई रोज आंख में दवाई डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। अगर वो कोई तरह का दवाई डाल रहे हैं रेगुलर, तो उसको चेक करिए, कहीं ग्लोकोमा का तो दवाई नहीं है। अगर वो वहां से ग्लोकोमा का दवाई है और उसके वो आपके रक्त संबंधी पड़ते हैं, तो आपको भी सचेत होना चाहिए, आपको भी जांच करवाते रहना चाहिए। अगर ग्लोकोमा आपको नहीं है तो वार्षिक काफी है, साल में एक बार करा लिए। फैमिली में ग्लोकोमा है और आपको भी इंसिडेंस है, तो दवाई डालते रहिए, 6 महीना पर कराइए। तो ज्यादातर क्लिनिकली ही हम लोग कर लेते हैं, और कई बार रिकॉर्ड के लिए इन्वेस्टिगेशंस भी जरूर रखते हैं हम लोग, तो वो आपको करते रहना चाहिए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलिए। सर कैटरैक्ट का सर मेन कॉज क्या होता है? कैटरेक्ट होने का बेसिकली बुढ़ापा को ही बोलते हैं हम लोग, समझे? जैसे बाल पकता है एजिंग से, तो लेंस भी पकेगा धीरे धीरे। अब है कि किसी का जल्दी बाल पकेगा, किसी का लेट से पकेगा, तो उसी तरह से कैटरेक्ट भी किसी को पहले होगा, किसी को बाद में होगा। और ये जब सभी होगा को तो होता है क्या भैया ये? तो ज्यादातर लोग को तो हो ही जाता है, क्योंकि हमारा देश में लॉन्जिविटी भी तो बढ़ रहा है अब ना। अब एवरेज एज बढ़ गया आपका, तो कितना दिन वो भी खींचेगा, बस होने लगता है। भारत में थोड़ा पहले भी होता है। हम लोग बीच में दूसरा प्रश्न भैया लेना सही रहेगा, अदरवाइज आपका फ्लो हाँ भी टूट एकदम जाएगा। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हाँ ठीक है। वैसे नया पॉइंट अगर बीच बाद में पूछे, अगर किसी बीच कोई ब्रेक होता है जैसे चैप्टर, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसी से रिलेटेड मेरी रिलेटिव का एक क्वेश्चन है, पूछना चाहती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हाँ। कि एजिंग ये से रिलेटेड कैटरेक्ट, पर आजकल बच्चों में भी बहुत देखा जा रहा है और पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, और बच्चे बहुत बड़े हो जाने के बाद डिटेक्ट होने की वजह से उनका विजुअल प्रोग्नोसिस थोड़ा खराब हो जाता है। उसके लिए क्या कर सकते सवाल हैं? तो बहुत अच्छा है। कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हमने उसको सिपाही किया। बात की मतलब उतना ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता, यानी कि वो मतलब ही हो जाता है, लाइट अच्छा नहीं जाएगा। तो इस आवाज नहीं आ रही है। भैया का थोड़ा हेलो, नेटवर्क वीक है। हाँ 1 मिनट, हाँ क्या तो मुझे हेलो लगा हाँ हेलो। हाँ मुख्य रूप से जो कारण है वो एज है, लेकिन बॉडी में बच्चा में भी होता है, उसको हम लोग कंजेनाइटल ग्लोकोमा बोलते हैं। हेलो, बच्चों में भी होता है, उसको कंजेनाइटल ग्लोकोमा बोलते हैं, और वो अलग होता है और ज्यादा खतरनाक होता है। इसका कारण ये है कि बड़ा आदमी में जो हम लोग का जो आंख का जो विजन जो डेवलप करता है, वो ब्रेन के साथ ही डेवलप करता है। जैसे जैसे हम लोग बड़ा होते हैं, वैसे वैसे विजन डेवलप करता है। आंख तो खाली फोटो खींच के भेजता है, वास्तव में हम लोग ब्रेन से देखते हैं। तो जब बच्चा जब जन्म लेता है, उसका आंख सब ठीक है, लेकिन ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, तो उसको शायद बहुत कम दिखता है। विद एज ये बढ़ते जाता है, ब्रेन का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे आंख का भी डेवलपमेंट विजन का भी डेवलपमेंट होता है। तो औसतन 3 साल होते होते पूरा डेवलप हो जाता है, और शुरू का 10 साल में वास्तव में डेवलप होते रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इस शुरू के एज में जरा से भी विजन में गड़बड़ी होगा, तो उस पार्ट का ब्रेन नहीं डेवलप होगा। तो उसका इसका मतलब हुआ कि अगर हम होने पर, बच्चे के बड़ा होने पर अगर हम कैटरेक्ट ठीक करेंगे, तो विजन लौट के नहीं आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट बच्चा में ही होना था, जिस समय नहीं हुआ। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर कोई बच्चा को कम दिख रहा है, खासकर कैटरेक्ट के चलते, तो उसका अर्लीस्ट इलाज करना होता है, यानी शुरुआत जितना जल्दी कर सके। तो उसमें ये बहुत जरूरी है। उसमें ये नहीं लेना सोचना चाहिए कि हम बच्चा मेरा बड़ा हो जाएगा तब हम करवाएंगे, क्योंकि तब तक तो विजन परमानेंट लॉस हो चुका होगा। इसलिए इसमें तुरंत करना होता है।
अब हम कैसे जानें कि बच्चा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि बच्चा में ये बड़ा चैलेंज होता है। मान लीजिए कि स्कूल गोइंग बच्चा है, तब तो आप अपने बगल में बैठा लीजिए और छोटा से छोटा चीज जो दूर का आपको दिख रहा है उसको भी बोलिए दिखता है कि नहीं। अगर उसको दिखता है तो इसका मतलब आंख ठीक है, एक एक आंख करके। अगर आपको दिख रहा है और उसको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसको जांच की जरूरत है। इस घर में आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं किसी भी बच्चा का। कोई कैलेंडर पर डेट लिखा हुआ है या कोई नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं 10 फीट की दूरी पर, तो उसको भी दिखना चाहिए। तो इस तरह से घर में हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और बच्चा अगर एकदम छोटा है जिसमें नहीं पता चलता है कि उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मेरा तो यही सलाह रहता है कि बच्चा का अगर आंख टेढ़ा है तो समझिए कि उसको एक आंख से कम दिख रहा है। सुंदर आंख सुंदर दिखेगा, बस सीधा सा बात है। थोड़ा सा भी उटपटांग लग रहा है तो आपको जांच कराना चाहिए। दूसरा, बच्चा अगर जन्म लेता है 1 से 2 महीना होता है तो माँ को देख के नहीं मुस्कुरा रहा है अगर, तो समझिए शायद वो देखने में उसको दिक्कत है, तो उसमें तुरंत ही दिखाना चाहिए। तो जितना ऐसे भी एक बार स्क्रीनिंग करवा ही लेना चाहिए, तभी पकड़ाएगा कुछ बीमारी। प्री स्कूल तो जरूर करा लेना चाहिए, स्कूल में भी करवा लेना चाहिए। कैटरेक्ट है तो तुरंत इलाज होना चाहिए। सुधीर, मेरा एक सजेशन है जी भैया। कि पहले तुम्हारा स्पीच पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद का जो पार्ट है ना उसमें क्वेश्चन आंसर रखो। असल में स्पीच हम नहीं कोई खास हम जानना देना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि हम लोग आपस में स्पीच थोड़ा डायडेक्टिकल होने पर बड़ा बोरिंग हो जाए, क्योंकि हम लोग डिफरेंट, ऐसा मेरा मानना था कि हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहता कि कॉमन आदमी की तरह बात करें। पता नहीं है, चलो वो जैसे भी ठीक है ठीक भैया, है। भैया छोटा सा स्पीच एक दे दीजिए। ये जनरल इंटरेस्टिंग है। हाँ, जनरल जनरल अवेयरनेस जो है ना वो भी होना चाहिए जी कि जी। अच्छा, आँख का हेल्दी आँख कैसे रखें है, कैसे केयर करें। ये जनरल एक तो उसको हम देखिए बहुत स्पीच सारा दे चीजें के। बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि शरीर स्वस्थ है एक अगर आपका। हाँ बोलिए संजय, एक बोलिए। अनाउंसमेंट, एक एक सॉरी इंटरप्टिंग, एक अनाउंसमेंट थोड़ा सा। हाँ, 4:30 या 4:32 के आसपास ना एक ब्रेक होगा, और आपको ना रीज्वाइन करना पड़ेगा 2 मिनट के बाद। एकदम एकदम। 4:30 या 4:32 के बाद हम ब्रेक करेंगे एक साइजेबल जगह पे, अभी से बराबर 5 मिनट के बाद। चलिए। तो जैसा जैसा मणिशंकर भैया का आदेश था कि कुछ हम लोग पहले जनरल बात कर लें, तो जनरल बात मेरे तरफ से ये रहेगा कि आंख का सुरक्षा तो करना ही है, अपना काम है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि आंख जो है शरीर का भाग है, और लेकिन ये एक्सपोज्ड पार्ट है, मतलब कि ये मैंने वातावरण के कांटेक्ट में है, तो इसमें हर तरह का धूल कण पड़ते रहता है, रेडिएशन पड़ते रहता है, चोट लग जाता है। तो सबसे ज्यादा गंभीर तो चोट ही है, जो आपको वर्क प्लेस पर लगेगा, घर में लगेगा, तो उससे बचना है। तो आमतौर पर जैसे कोई मिस्त्री का काम करे तो वहाँ क्यों खड़े हैं आप तो मिस्त्री हैं नहीं, अगर आप तो आप वहाँ पर रहिए मत। और अगर मिस्त्री हैं तो आप मिस्त्री की तरफ बिहेव करिए, यानी कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज करिए। बाई स्टैंडर्ड खड़ा रहिएगा तो मिस्त्री को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चश्मा लगाए हुए और आप नहीं लगाए हुए, तो चोट आपको लगेगी। उसी तरह से बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो धूल पड़ेगा जरूर, हवा में गंदगी है, धूल है, तो धूल का बड़ा धूल तो आंख को नुकसान पहुंचा देगा, छोटा धूल एलर्जी करा देगा। तो इसलिए धूल से भी बचना है। और रह गया बात शरीर स्वस्थ रहेगा तो शरीर का ही भाग है आंख, तो खाना पीना अच्छा रहेगा तो शरीर वहां से आंख भी वहां स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए और साथ में आंख चूंकि एजिंग के साथ लाइट पड़ने से इसमें ऑक्सीडेशन बहुत होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें जैसे हरा साग सब्जी गाजर ये सब जो है उसका भी रोल है ओल्डर एज ग्रुप में, खास करके ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये सब तो जनरल बात हो गया। तो मेजर तो मेरा कंसर्न रहता है कि चोट से बचा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स से बचा जा सकता है, खास करके हाउस होल्ड एक्सीडेंट से। शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कैंची यूज कर रहे हैं और ब्लेड यूज कर रहे हैं आंख के पास, क्यों करना? कोई कील ठोक रहा है मिस्त्री ऊपर, हम उधर ताक रहे हैं। तो उन सबसे मैंने देखा है कि फिर पटाखा, हमारे यहाँ होली, ये दो तो खैर बना ही है लगता है आंख के डॉक्टर को फंसाने के लिए, कि हर हाल में होली में आएगा चोट लगा हुआ, रंग पड़ा हुआ। और दिवाली, दिवाली तो सोने नहीं देता है डॉक्टर को, आंख के डॉक्टर को।
4-5 जला के आएगा, कोई आंख पटाखा फोड़ के आएगा। तो ये सब चीज से बचा जा सकता है। थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा अपने आप ही कि कैसे हम उससे दूर रहें, और अपने छोटा बच्चा सबको दूर रखना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा बहुत सारा डिजीज ऐसा है जिसमें का कोई कंप्लेन नहीं होता है हम लोगों को, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोमा का, फिर प्रोग्रेसिव कोई मोतियाबिंद है, तो खैर मोतियाबिंद में तो विजन का कमी होगा, ग्लूकोमा में तो वो भी नहीं होगा। उसी तरह से डायबिटीज है, उसमें भी यही प्रॉब्लम होगा। तो डायबिटीज है तो डायबिटीज नियंत्रण में रखिए, और समय समय पर, मेरा तो यही कहना है कि अगर 10 साल से कम है डायबिटीज का तो एक बार दिखा लीजिए साल में। 10 साल से ज्यादा अगर है तो साल भर में या 6 महीना में दिखाते रहिए आंख के डॉक्टर को। उससे उसका भी रोजी रोटी चलेगा, घर है, उसका भी बाल बच्चा है। और फैमिली में कोई डिजीजेज है तो उसको भी ये करिए। और सबसे जो नया चीज जो हम बताना चाह रहे थे आज, कि आज साइंस की प्रगति से क्या हो रहा है कि छोटा बच्चा बचाया जाने लगा है। मतलब नियोनेट, मतलब बच्चा जो 40 हफ्ता में जन्म लेता है, अब जो है 25 हफ्ता, 30 हफ्ता, 32 हफ्ता में जन्म ले रहा है, और उसको लोग बचा पा रहे हैं। बच्चा तो बच जा रहा है, लेकिन उस समय बॉडी का तमाम ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड है। मतलब बच्चा जो हम लोग का, आदमी का बच्चा जो होता है मनुष्य का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है, ना तो खाता है, ना बोलता है, ना चलता है। तो इस तरह से बच्चा जब जन्म लेता है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि फुल टर्म बच्चा है, वास्तव में वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसका आंख अभी डेवलप कर रहा होता है। अगर वो पहले जन्म ले लिया तो उसका तो और भी अंडर डेवलप्ड रहता है, क्योंकि भगवान ऐसा मानते हैं कि आंख का जरूरत तो बाहर जाएगा तभी होगा, तो लास्ट में डेवलप करते हैं उसको कि 9वां महीना में, 8वां महीना में तुम बनना। अभी हृदय को बनने दो, पेट को बनने दो, मुंह को बनने दो। तो आंख तो अंडर डेवलप्ड है, तो वो जब बाहर आता है समय से पहले, तो वो बुरी तरह से डैमेज हो जाने का खतरा रहता है उसमें। खास करके देखा गया, जो बच्चा नीकू में जा रहा है या ऑक्सीजन चलाया जा रहा है, उन लोगों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो वो एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ब्लाइंड हो जाए वो। अब बच्चा का ब्लाइंड होना कितना बड़ा दुख होगा, समझ सकते हैं। दोनों आंख से होता है ये। इसीलिए हम फिर से सलाह देने, अवेयर करने के लिए, कि किसी के भी परिवार में बच्चा पहले जन्म ले नीकू में हो, तो उसको जरूर शुरुआत के कुछ दिनों में, 2 महीना 3 महीना, जरूर फ्रिक्वेंट इंटरवल पर आपको आंख के स्पेशल डॉक्टर्स को दिखाना ही, बोल करके कि इसको रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी से बचाएं। ये हम लोग का देश का नया महामारी है। उसी तरह से आंख का कैंसर भी होता है, लेकिन बच्चा में होता है ज्यादातर। वो व्हाइट कलर का दिखेगा, तो उसमें अगर उस तरह किसी बच्चे को लगता है तो उसको भी दिखाना। कहने का मतलब, आंख में अगर कोई भी अजीब सा चीज दिखे या सुंदर नहीं दिखे तो जरूर अपने डॉक्टर को दिखाएं। और टेढ़ा दिखे आंख तब भी दिखाएं कि टेढ़ा क्यों दिख रहा है आखिर इसको। आंख टेढ़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा सीधा होना चाहिए। तो इसलिए बच्चा लोग पर ध्यान देना है, ताकि उसका जीवन अच्छा रहे। और फिर ओल्ड एज में बात हो गया कि जब आपको नजदीक का दिखना कम होता है, 40 साल के एज के आसपास, तो चश्मा लगता है, नहीं लगता, उसी समय साथ साथ और भी बीमारी का जांच हो जाता है। डॉक्टर को बोल के करवाना है कि हमको डायबिटीज है, तो डायबिटीज का भी आंख जांच कर लीजिए। हम, मेरे फैमिली में ग्लूकोमा है या नहीं है, फिर भी हमको कर लीजिए जांच, या और कोई डिजीज है कि नहीं, कर लेना। वो आपको भी समय देना चाहिए। तो इस तरह से जनरल एग्जामिनेशन हम लोग कराते रहते हैं। और बाकी तो प्रॉब्लम होगा। चश्मा एक आ गया, चश्मा तो लोग पहनता ही है। ये अलग बात है कि बहुत सारा लोग इसको बुरा मानता है, लेकिन हमको तो लगता है कि स्टाइल स्टेटमेंट है ये। जैसे आदमी घड़ी पहनता है, कपड़ा पहनता है, जरूरत भी करता है, और साथ में फैशन का भी प्रतीक है ये। तो चश्मा को उतना बुरा तरीका से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चा में भी आप देखे होंगे, दुनिया का कोई 2 आदमी एक जैसा नहीं है। यहाँ तक कि आप 2 बार सिग्नेचर एक जैसा नहीं कर सकते, कोई 2 रोटी एक जैसा नहीं बना सकता। और हम लोग इस तरह से, आदमी ही अलग अलग है, हर बच्चा अलग है एक दूसरे से, उसका हाइट अलग है, उसका वेट अलग है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि सबके लिए एक ही क्लासरूम बना दिए हैं, सबके लिए एक ही सिनेमा हॉल बना दिए कि अपने ही सीट से देखो। ये कैसे संभव है? नहीं संभव है।
कुछ तो लड़का दाहिने हाथ से के अलावा बाएं हाथ से भी लिखता होगा ना, तो नेचुरल वेरिएशन है, ये होना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको अपना सीट से नहीं दिख रहा है लेकिन उसको सबके बराबर करना है, तो उसको चश्मा दे देते हैं। तो चश्मा देने का मतलब ये नहीं कि आंख खराब है या कमजोर है, उसका मतलब इतना ही है कि इसका आंख नजदीक के लिए या दूर के लिए बन गया दूसरे के मुकाबले। तो एक जैसा बनाने के लिए केवल चश्मा दिया जा रहा है, और कोई डिजीज का पार्ट आमतौर पर नहीं है। ये डिजीज का मतलब होता है इसको कम दिखता है, बस चश्मा से भी कम दिखता है, तब मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जैसे मेरा पैर का साइज क्या है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है कि हम कितना तेज दौड़ेंगे। उसी तरह से आंख का चश्मा के नंबर से कोई साबित नहीं होता है कि उसको कितना वो देखता है। इसलिए बेस्ट यही है कि दिखता है कि नहीं आपके बराबर, आप बगल में बैठा लीजिए उसको, आपके बराबर देख रहा है चश्मा लगा के या बिना चश्मा का, दोनों आंख से अलग अलग, तो समझिए ठीक है। नहीं देख पा रहा है तो जरूर उसको दिखवा दीजिए। और संजय, और कुछ? हेलो। जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग, मेरे पास तो कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था, वो मैं पूछूंगा, वो हाँ ईमेल हाँ, में आया था। तो पहले आप शुरू करिए संजय, फिर शायद उसी में जुड़ता चला जाएगा, ऐसा ही होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था कि हमें कुछ बोलते हैं कि आंख में आंख खोल के पूरे पानी के छिट्टा मारना चाहिए सुबह सुबह या कभी बाहर से आके, क्या वो सही है? जोर जोर से आंख मतलब आप में कहना पानी का चाहते हैं छिट्टा? कि हम तो नहाते ही है, मेरा आंख को नहाना है कि नहीं? नहीं भैया, हाँ बस नहाना है तो सॉफ्ट हुआ, मतलब जब छिट्टा मारा तो पानी मारना होता है। तो हाँ, मतलब मोटा मोटा बात वही हुआ, क्लीनलीनेस से इसका संबंध है, हम जोड़ पा रहे हैं। तो बात क्या है ना कि बाहर तो गंदा होता है और उसको साफ करने का कोई साधन नहीं, लेकिन नेचर जो है अपना ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सिस्टम बना के रखता है। आंख को देखते हैं ब्लिंक करते रहते हैं हम लोग, उसके कारण में पोछा लगते रहता है, जरा भी धूल पड़ा कुछ भी हुआ वो धो देगा उसको। उसमें आंसू बनते रहता है, कुछ भी पड़ेगा एक्स्ट्रा तो उसको एक्स्ट्रा पानी बनाएगा आंख, और उससे धो देगा और ऊपर से ब्लिंक कर देगा। और तब भी नहीं अगर निकलेगा तो आपको इतना पेन करवाएगा कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाइए कि भैया निकाल दो इसको। तो नेचर खुद बचाता है, आपको बाहर से आंख के अंदर कुछ लेने का जरूरत नहीं है आमतौर पर। क्यों? क्योंकि आंसू का बनावट जो होता है वो आंख के लिए है, और हम पानी डालेंगे तो बहुत सारे लोग ज्ञान से, केमिस्ट्री का ज्ञान होगा, फिजिक्स, तो ऑस्मो जो ये क्या बोलते हैं पीएच और ऑस्मोटिक प्रेशर, या जो लोग भी आप नाम देते हैं साइंटिस्ट लोग, वो अलग होता है पानी से, उसका सैलिनिटी अलग होता है पानी से। तो आंसू का जो बनावट है एकदम अलग है पानी से, देखने में भले एक जैसा लगता है। तो पानी जैसे ही डालेंगे तो आंसू डाइल्यूट हो जाएगा और इरिटेट करेगा, कई बार लाल हो जाएगा। नहाते समय कैसे लाल हो जाता है, उसी सब कारण से हो जाता है। एक उसी सवाल में एक और सवाल पूछा आया था कि उसी के नीचे कि कुछ लोग ये भी कहीं लिखते हैं, और बेसिकली वो व्हाट्सएप से आया था कि हम्म। व्हाट्सएप पे मैंने देखा कि लोग बोलते हैं कि आंख बंद करके भी पानी का छींटा मारना चाहिए। आंख बंद करके करें तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नहाते हैं, आंख का चमड़ा साफ हुआ और अच्छा, उसमें कोई बुराई तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से पूछिए। मैंने आंख का प्रेशर, मैंने आंख को चोट नहीं लगना चाहिए, आंख को सेकिएगा, गर्म करिएगा तो जल सकता है, ज्यादा जोर से मारिएगा तो चोट लगेगा। तो कॉमनली जैसे साफ कर सकते हैं आंख बंद करके, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आंख के अंदर डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी गंदा भी हो सकता है ना, पानी में ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, पानी में बैक्टीरिया हो सकता है, तो सब क्यों आंख में जाने दें हम। और भी दो सवाल आए हैं, लेकिन वो मैं थोड़ी देर के बाद पूछने वाला हूँ। अभी हम्म। अर्चना 90 भी एक सवाल पूछ रही थी, तो वो बिल्कुल उसी समय ब्रेक आ गया बीच में। अच्छा अच्छा, पूछा जाना, पूछे। भैया कभी कभी जैसे मेरे आंख में लगता है जैसे कि अंदर से छोटे छोटे दाने हो गए, उस टाइप से चुभता है बहुत ज्यादा, वो किस वजह से होता है हम्म। और उसको क्या करना चाहिए? मतलब मेन प्रॉब्लम है आपको कि चुभने का प्रॉब्लम है, यही ना? और ये बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है ये। एक्चुअली वातावरण हमारा इतना धूल भरा है, भारत खास करके उत्तरी गंगा जमुना का मैदान पोल्यूटेड है काफी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत है, तो आंख में तो जाते रहता है, और आंख कितना बचाव करेगा, तो वो चुभता है उसमें, तो उसमें आंसू बनाता है, लेकिन जितना बनना चाहिए उसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब हो चुका है हम लोगों का प्रदूषण से। तो बाहर से हम लोग उसमें जो बोलते हैं ना मॉइस्चराइजर,
जो कि आंसू के बनावट जैसा होता है। तो हम लोग टेक्निकल भाषा में आर्टिफिशियल टीयर्स बोलते हैं, वो डालने के लिए कहते हैं यूजुअली। तो आमतौर पर उससे ठीक रहता है। खास करके आप कंप्यूटर वाला लोग है, चाहे पढ़ने वाला लोग है, लगातार वो बेचारा निर्निमेष देखे जा रहा है। किताब में तो चलो किताब नीचे रख के देखते तो छोटा आंख खुलता है, लेकिन कंप्यूटर तो बड़ा है, तो सामने देख रहे होते तो और बड़ा खुलता है। ऊपर से रूम एसी है, सब डिहाइड्रेशन करवाता है आंख का, तो उससे चुभेगा। तो आप अच्छा है कि एक आर्टिफिशियल टीयर्स डालिए किसी भी कंपनी का, मिथाइल सेलुलोज रहता है लिखा हुआ उस पर, तो बीच बीच में डाल लेंगे, बीच बीच में रिलैक्स कर लेंगे। बाहर देखेंगे, नजदीक का काम करने में थक जाता है जल्दी आदमी, तो दूर देखने से रिलैक्स होगा। और हर आधा घंटा पर हम लोग कहते हैं कि रिलैक्स होने के लिए आधा मिनट का ब्रेक दे दीजिए, यानी 20 मिनट पर 20 सेकंड का, गलत बोला गया हमसे, आधा मिनट मतलब 30 सेकंड, या 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक देने पर थोड़ा ज्यादा देर आराम से आप काम कर सकते हैं। सही नंबर का चश्मा लगना भी चाहिए। अगर आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आजकल जब से बिजली का खोज हुआ और आदमी अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया है, तो वो लोग क्या करता है, रात में 12 बजे रात तक जगता है, तो उसके चलते नींद पूरा नहीं होता। और सुबह में हेल्थ कॉन्शियस है तो 5 बजे भोर में उठ के वो चल जाता है मॉर्निंग वॉक पर, तो 5 घंटा ही सो पा रहा है, 6 घंटा सो पा रहा है। जितना पढ़ा लिखा है वो कम सो रहा है, ये देखा हुआ है। रिक्शा वाला को सिर दर्द आंख के चलते नहीं होता, हम ही लोग को होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर उसको यूज करते रहते बिना मतलब का भी। तो उससे बचना, नींद पूरा लेना है आपको। खाना भी, नाश्ता वास्ता जो है शाम पर, सुबह में 9 बजते 10 बजते बजते तक भरपेट कर लेना चाहिए। आजकल महिला लोग में, खास करके जो घरेलू महिला है, उन लोग में देख रहे हैं कि इतना उलझ जाते हैं काम में, तो 12 बजे नाश्ता करिए, पहले भगवान जी को खिलाएंगे, फिर नहा धोआ करके फिर उसके बाद अपने खाएंगे। तो अच्छा है भगवान जी को भी पहले खिला दीजिए और अपने भी पहले खा लीजिए, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम लोग का खाना जो है बेसिकली भोर वाला खाना ही होता है। हम लोग एनिमल किंगडम से, बंदर के जात में, तो ये लोग का क्या है, सुबह में भर पेट खा लिया, फिर भर दिन आराम किया, रात में पूरा नींद लिया। अभी तो जीन तो वही है अभी भी, तो इसलिए उस तरह से बिहेवियर हम लोग को करना होगा। नींद पूरा लेना, खाना हेल्दी खाना और समय पर खाना इम्पोर्टेंट ही है, और नींद भी। तो इससे आपका जब शरीर स्वस्थ रहेगा। जी, जैसे आपने अभी चर्चा किया कि देर रात तक जागने का, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उतने ज्यादा देर तक जागना है, मोबाइल लैपटॉप में घुसे रहना है। तो कभी कभी होता है कि फैमिली मेंबर्स सो जाते हैं और एक अकेला बंदा होता है, उसका काम बचा होता है, तो सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, या तो मोबाइल स्क्रीन पे कर रहे होते हैं या लैपटॉप खोल के अंधेरे में काम कर रहे होते हैं, तो उससे भी तो आंख पे बुरा असर पड़ता है। और सबसे बड़ा तो थकान हो जाता है ना। हम लोग का भगवान थोड़े सोचे थे कि पढ़ेगा ये लोग बड़ा होके, आंख पढ़ने के लिए थोड़े बना है, वो तो बना देखने के लिए, तो जीवन जीने के लिए बना, और उसको हम लोग दूसरा काम में लगाए हुए, तो थक तो जाएगा ही। कोई भी चीज है, नजदीक का काम करा थक जाता है। तो अब तो मसल्स भी एक ही जगह पर देख रहा है, आप बैठे हुए भी एक ही तरीका से हैं। तो इसलिए जिसको जरूरी है उसको करना चाहिए, लेकिन जिसको जरूरी नहीं है उसको लेकिन अवॉइड इसमें करना। लाइट का मतलब कितना मतलब रोल है, किस मेरा चीज? पूछने का मतलब था। जैसे कि लोग लाइट ऑफ कर दिया, अंधेरे में भी कर रहे हैं, तो अंधेरा वो में क्यों करिएगा? जैसे देखिए, आंख तो हम लोग को दिन में देखने के लिए बना है बेसिकली ना, जी जी तो जी लाइट अच्छा रहेगा, एनवायरमेंटल रिफ्लेक्टेड लाइट अच्छा आएगा, तभी अच्छा काम करेगा, नहीं तो। देखिए, हार्मफुल है। आपके जो रेज निकल रहे हैं लैपटॉप से, मोबाइल से जो रेज निकल, वो तो और ऐसे ही हार्मफुल है। उसको भी ये लोग मतलब जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को मतलब क्या बोले कि मतलब अगर आपको जो काम करना है इतने देर में कर लें, और लाइट ऑन करके ही करें, अंधेरे में नहीं हाँ, करें। मतलब अंधेरे नेचुरल में एनवायरनमेंट में उसका हम बैड लोग इफेक्ट तो ज्यादा बढ़ जाता होगा ना। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक कंप्यूटर मोबाइल का लाइट का बात का चला है, हार्मफुल का, तो ऐसा कोई डायरेक्ट सीधा संबंध इसमें नहीं है, क्योंकि बहुत पावर नहीं होता है। सबसे ज्यादा पावर सूरज के लाइट में है, धूप में है। 3 दिन बाहर निकलिएगा तो काला हो जाइएगा। तो उतना कंप्यूटर, आजकल का कंप्यूटर या मोबाइल, चूंकि CTR तो है नहीं, ये सब उतना हार्मफुल नहीं है। तो मेन वो प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम उसके साथ हम लोग थक जाते हैं, और अगर चारों तरफ का अंधेरा करके पढ़ रहे हैं तो देखिए, डायरेक्ट आंख को तो नहीं, लेकिन थकान से जरूर प्रभावित होगा आदमी। और सीधे कंट्रास्ट ज्यादा, अगर ज्यादा लाइट आंख में जाएगा तो आंख जो है नेचुरली बना हुआ, कम से कम लाइट उसमें जाए,
ज्यादा लाइट जैसे ही दीजिएगा आंख पर तो आंख या तो बंद हो जाएगा या आंख घुमा लेगा आदमी, यही नेचुरल है, ताकि बर्न नहीं हो अंदर में, रेटिना डैमेज नहीं हो, क्योंकि उसको देखने के लिए बहुत सारा केमिकल प्रोसीड्यूर उसमें आता है, इसमें ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है, तो वो चीज ठीक हो जाए ना हो, इसके लिए आंख का पुतली सिकुड़ जाता है, और ज्यादा लाइट देंगे तो सिकुड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अनावश्यक देंगे तो हो सकता है ज्यादा लाइट, कोई भी लाइट जाएगा तो डैमेज तो होना ही होना है। तो बेहतर है कि काम भर ही देखें, और जितना मॉडरेट लाइट है उतना ही देखें, न तेज न कम, कम करेंगे तभी फिर देखने में दिक्कत होगा, तो फिर आंख दुखेगा। तो भैया सर मैं ये सतीश चंद्रा सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा, हाँ, जिसको 1 मिनट जरा हम रवि को बोल दे। हेलो हाँ रवि, यस सर। रवि भार्गव सुन पा रहे हैं? ठीक, ये हमारे Hello, बैच good afternoon, sir. हाँ। Sorry to join late, sir. स्कूल चलाते हैं, बड़ा आदमी लोग हमेशा लेट ज्वाइन करेगा, कहीं भी जाएगा लेट से आएगा। नहीं सर, हाँ, मैसेज अभी तुरंत पढ़े, मैसेज नहीं पढ़े था, तुरंत पढ़े तो तुरंत ज्वाइन कर लिया। क्वेश्चन पूछिए। ठीक है रवि, ये बाद में सर, ये हाँ। जिसको भी चश्मा लगा रहता है अभी, हाँ। जो नया टेक्नोलॉजी आया है कि काफी सालों से है, हालांकि वो लेजर के थ्रू जो है आप उसको पावर जो है करेक्ट कर सकते हो, तो चश्मे की जगह वो कराना कितना सेफ है या एडवाइजेबल है? क्योंकि मैं तो देखा हूँ कि इवन डॉक्टर्स, आपने भी चश्मा पहन रखा है, या लोग जो है चश्मा ही प्रेफर करते हैं। इस पर बहुत मीम बना है बहुत, कि डॉक्टर जो कर रहा है चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन खुद चश्मा लगाया हुआ है। हाँ यस करेक्ट, इसलिए मैंने जस्ट पूछा कि वो बात कितना सेफ है या कितना अच्छा है। बात है कि देखो, चश्मा हटाने का जो भी ऑपरेशन अभी हो रहा है, जिसको आप लेजिक या लेजर बोल रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी से हो, वो क्या है, चश्मा क्या है, बेसिकली लेंस है चश्मा, यानी कि वो उसमें कनकेविटी है या कन्वेक्सिटी, यही दो चीज है वो। करेक्ट करेक्ट सर। तो शीशा में कर दिए हम, शीशा में, तो शीशा से हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि शीशा में करें, तो जो जितना कनकेविटी इस चश्मा के लेंस में है वही हम कॉर्निया पर बना दें लेजर लाइट से, जो कि एक तरह से कहेंगे फाइन ब्लेड हुआ, तो सेम तरह से इफेक्ट देगा ऑप्टिकल, क्योंकि शेप वही हो गया। तो -4 100% पावर का सक्सेस अगर है सर चश्मा का उसमें। पावर है, तो कॉर्निया पर भी -4 का कनकेविटी बना दें, तो चश्मा की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन है तो चश्मा ही वो भी। तो सर बट 100% सक्सेस है या उसमें रिस्क होता है? अब ऐसे मतलब इसको दो आई तरीका से साइट लूज होने का। सक्सेस का आपका एक मतलब ये होगा कि फिर से चश्मा तो नहीं लगेगा ना, यही मन में चल रहा है, एक क्राइटेरिया तो ये होगा, एक तो दूसरा होगा दोबारा कि चश्मा साइड लगे, आई इफेक्ट। साइट ना चला जाए। हाँ, दोनों का बात कर लेते हैं। चश्मा का नंबर बदल सकता है, तो फिर भी उसमें भी बदल सकता है, तो आपको फिर से लगाना पड़ेगा चश्मा। एक तो संभावना इसका यही है, इसीलिए ज्यादातर लोग बोलता है आप 20 साल के आसपास उसके बाद ही लगाओ यार, या पिछला 2 साल से चश्मा नहीं बदल रहा है तो मान लेते हैं कि आगे नहीं बदलेगा। दूसरा बात, खतरा का जहां तक बात है, रोड पार करने में भी खतरा है। मेरा घर है कि नहीं, तो खतरा कहाँ नहीं है, हम लोग सावधानी से रोड पार करते हैं तो खतरा को मिनिमाइज करते हैं। तो सर्जरी जो है लेजर वाला आज के तारीख में इतना सेफ है कि अब लाखों, 1 लाख 2 लाख में किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसका तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत सेफ है वो। लेकिन ध्यान यही रखना है कि चश्मा हटा है, आंख नहीं बदला है, यानी हम अपने बाल डाई किए, बुढ़ापा नहीं कम हुआ। अच्छा भैया, तो एक क्वेश्चन था। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सतीश भैया। भैया एक क्वेश्चन था कि आप कोई मेडिसिन सजेस्ट करिए फॉर द ड्राई आईज। हाँ, तो वो भी वही बात चल रही थी कि पढ़ाई करते समय या चुभ रहा है कंप्यूटर वगैरह में, तो ब्लिंकिंग हो गया, बार बार ब्लिंक करना, तो आंसू उसमें रहता है, वो पोंछ लेगा एक बार। दूसरा जो है मॉइस्चराइजर होता है, CMC बोलते हैं हम लोग, मतलब मिथाइल सेलुलोज, तो वो उसका बहुत सारा ड्रॉप आता है, टीयर्स के नाम से आता है, रिफ्रेश टीयर्स के नाम से आता है, टीयर ड्रॉप्स के नाम से, कोई भी आप डाल सकते हैं जिससे आपको सहूलियत लगे। आमतौर पर सिंपल इससे काम चल जाता है, लेकिन कुछ लोग जिनको, जिसमें गठिया वगैरह है या ऑटो इम्यून डिजीज है, उन लोगों को देखा गया है कि उनको सच में जरूरत पड़ता है, क्योंकि उन लोगों में आंसू बनना ऐसे ही कम हो जाता है। तो उसमें अच्छा खान पान का रोल है। फिर कुछ लोग कहता है मतलब हम लोग बोलते हैं मतलब जिस छोटा मछली या फिर जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप का चीज खाना में होता है तो अच्छा रहता है जी। अच्छा भैया, दूसरा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं प्रभाकर प्रसाद सिंह। आप जी पूछिए जी प्रभाकर भैया। जी डॉक्टर साहब,
मैं दो चीज जानना चाहता हूँ कि जब हम लोग टीवी भैया देखते हैं प्रभाकर भैया अपना तो बैच और ईयर बता दीजिए प्लीज। बैच तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर आपके कंकड़बाग केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी है, हाँ, ठीक है। सो चलिए सी सेंट चलिए मी। कोई बात नहीं। चलिए, और ओके, अच्छा लगा आपको जान के। चलिए ठीक आई है। एम ए सीनियर सिटीजन मानिए आप। जी 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 हम जी लोग जी। तो ये बताइए। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब टीवी देखने के समय स्क्रीन से कितनी दूरी होनी चाहिए, और मोबाइल कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, कम से टीवी कम तो दूरी। दूर से देखने के लिए ही बना है सर। टीवी तो दूर से ही देखने के लिए बना है। मतलब औसतन जी जी। जहां से आप मतलब 6 फीट 10 फीट जो कमरा का आखिरी छोर है, जितना दूर से देखेंगे जितना से साफ दिखे, दूर से। वो टीवी जी नजदीक देखने का चीज नहीं। मोबाइल में कंफ्यूजन होता है। तो मोटा मोटा हाँ बात यही है कि जितना नजदीक से हम देखते हैं उतना ताकत लगाना पड़ता है। अगर हम सिंपल बात बोले जो कुछ लोग समझेंगे, 1 मीटर पर फोकस करने के लिए 1 डायोप्टर का पावर लगाना पड़ता है। और मोबाइल किताब अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो 100/25 यानी 4 डायोप्टर का पावर लगाना पड़ेगा हमको ताकत लगा के। और मोबाइल चूंकि छोटा होता है तो औसतन 10 से 15 सेंटीमीटर पर आ जाता है। तो यानी कि सोच लीजिए करीब 8 डायोप्टर का पावर लगे तो थकेगा जल्दी आदमी। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा दूर से देखें। पढ़ने के अल्टरनेटिव के रूप में इसको नहीं यूज किया जाए, क्योंकि अगर पढ़ने का चीज मोबाइल होता तो किताब भी इतना ही बड़ा छपता। ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि किताब दूर रख के पढ़ते हैं, बड़ा फॉन्ट होता है। और हम लोग ये एक मैं पढ़ने के, जैसे मान लीजिए लोग फेसबुक चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो कितनी दूरी कम से कम होनी दूर चाहिए? दूर रखिए। हैंड साइज जिसको हम लोग 33 सेंटीमीटर बोलते हैं, 33-34 अच्छा, सेंटीमीटर मतलब हाथ। 35-34 हाँ, मैंने सेंटीमीटर। एक स्केल का दूरी ताकि रख सकें। अच्छा, एक और बात, आई मिस्ड ड्रॉप क्या गर्मी के दिनों में यूज किया जा सकता है? एक आदमी बताए तो। अभी जो हम लोग आई बात कर रहे मिस्ड थे करके। सीएमसी, बिना बिना सीएमसी जो बोल रहे थे, मिथाइल सेलुलोज, आई मिस्ट वही है। आप यूज कोई भी कर अच्छा, सकता है। हाँ, ड्राइनेस। सीएमसी। हाँ, उसी का नाम देखिएगा, उस पर मिथाइल सेलुलोज लिखा हुआ होगा। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज रहता है। तो वो ठीक है, वो आप ओके, यूज कर थैंक यू। अच्छा भैया एक क्वेश्चन आया था। एक छोटा सा और क्वेश्चन आया जी, सॉरी, पूछ लीजिए आप क्या। नहीं पूछिए पूछिए प्लीज। जी, सर मुझे प्रॉब्लम है कि मैं काफी हंसता अगर हूं ना तो आंखों से पानी गिरने लगता है, और ये मेरा बहुत पुराना इशू है, पता नहीं क्यों। इसका भाई, कुछ है क्या सॉल्यूशन? भैया खुशी का पेशेंस आंसू काम तो नहीं होगा। सुने हैं ना। खुशी जी का जी। आंसू भी तो, खुशी के प्लीज आंसू भैया तो इसको सुने हैं ना। वीडियो ऑन कर नहीं, लीजिए। ये खुशी के सतीश आंसू है, भैया, खुश रहिए। अब तो सतीश लोगों का आंख का खुश पानी कम गया है। रहिए। भैया एक मस्त रहिए। क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है राजकुमार सर का। उनका है कि हाँ, हाँ। लसिक विजन करेक्शन इज वेरी लाइकली रिकमेंडेड अप टू अ सर्टेन एज, इज दैट करेक्ट? हाँ, उसका रीजन है कि अभी अभी हम कभी कहीं बोल रहे थे कि या तो चश्मा लगेगा या लगा है, या तो आप चश्मा लगा रहे हैं या लगेगा। तो लेसिक जो आप आमतौर पर कराते हैं वो पिछला चश्मा उतारने के लिए लगाते हैं, यानी माइनस पावर वाला, दूर का देखने के लिए, यही ना है। जी भैया। लेकिन जैसे ही आप बूढ़ा होंगे, 40 साल के आसपास पहुंचेंगे, तो नजदीक का चश्मा नॉर्मल आदमी को लगता है। और आप चूंकि चश्मा माइनस पावर का लगाते थे तो आपको एडवांटेज दिया था भगवान कि आप जिंदगी भर जिंदगी आप बिना चश्मा का देख सकते थे। आप उसको पैसा दे करके हटवा लिए ताकि हम दूर का साफ देख सकें। तो अब हमारे जैसा हो गया, अब आपको अब नजदीक का लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बीच का करेक्ट कोई रास्ता नहीं। जी, थैंक यू भैया। हेलो। हाँ, और किसी का क्वेश्चन है तो क्या कहते हैं, झा भैया पूछ रहे हैं कि रेमेडी फॉर वाटरी आईज। अरे ये तो सही बात है। वाटरी आई जो है बेसिकली कुछ ना कुछ इरिटेंट तो है ही आसपास। प्रदूषण सबसे जी बड़ा है। जी तो प्रदूषण का इलाज तो सरकार के पास भी नहीं है, अभी तो हम देख रहे हैं। तो बचाव ही इसका रास्ता है। तो बचाव है कि आप बीच बीच में एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स जो है, जो एलर्जी को रोकता है, वो हम लोग देते हैं। एज सच पानी का इलाज करने का बहुत जरूरत नहीं, अगर उसमें इचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, या कोई कीची नहीं आ रहा हो।
या कोई तरह का सिर दर्द वगैरह ना हो रहा हो, तो आमतौर पर पानी, मैंने दाग अच्छे हैं की तरह पानी भी अच्छे हैं यहाँ पर। लेकिन वेरी अगर गुड। प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तो आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स आता है, हम लोग बोलते हैं ओलोपेटाडिन के नाम से बाजार में आता है, तो वो सब यूज करते रहते हैं। बहुत पानी अच्छा। आपको हमेशा आई को वेट रखेगा और धूल धक्कड़ से भी बचाएगा। और विद एज चमड़ा हम लोग का लूज हो जाता है, 50 60 60 बरस के बाद जो है ना स्किन लैक्स हो जाता है, झुर्री पड़ना भी थोड़ा सा ब्लंट भाषा में करेक्ट बोलते हैं हम लोग। करेक्ट। तो वो जो आई का जो ड्रॉपर का कैसे होता है, ऊपर पिंच होता है तो खींचता है, तो उसी तरह से आई आंख बंद करने से वो पानी सोखता था, लेकिन विद एज लैक्स हो गया स्किन, तो अब हम लोग में वो कैपेसिटी थोड़ा कम गया, इसलिए साइड से निकल जाता है। आदमी का आंख जो है उस तरह का नहीं है कि छत में पानी जैसे है ऊपर तो नीचे छेद रहता है और वहां से पानी टपक जाता है। हम लोग का उल्टा है, हम लोग का पानी निकलने का पाइप जो ऊपर से भी है, मतलब ग्रेविटी के थ्रू नहीं बल्कि सक्शन के थ्रू है। तो विद एज एक कमता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो वो अच्छा ही जी बात है एक तरह। जी। अच्छा भैया एक क्वेश्चन और आया है, तुषार भैया हैं। हम्म। आपका क्लिनिक भैया पटना में कहीं कहाँ पे है? पटना में एक्चुअली अभी हम ओपीडी मेरा मीठापुर में है, वो गौड़िया मठ है ना वहाँ पर। ओके जी भैया। देख रहे गौड़िया मठ जान रहे, गर्दनी बाग जी से जी जी पूरब जी मीठा, दयानंद स्कूल के आसपास जी ठीक। ओपीडी है वहाँ पर, बाकी अच्छा दूसरा जगह। जी। हम लोग के पास अभी 5 मिनट और है, तो किसी का और का जी जी। क्वेश्चन आया है तो एक वो एक पूछे। एक सवाल ईमेल में आया था, फिर से वही ईमेल हम्म। में लकली वो सारा सवाल यहाँ लकली आया है जो व्हाट्सएप से रिलेटेड ही आया है हाँ, कि आना बहुत, भी चाहिए, मिथ क्रिएट करने के लिए, मिथ सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ हाँ बैठे हैं। कि बहुत बार बताया गया है कि हमें आंखों के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डायगोनल, और दोनों अंगूठा दोनों तरफ रखना चाहिए और दोनों तरफ देखना चाहिए, 1 बाय 1 अल्टरनेट। तीसरा उसी में लिखा हुआ था कि अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जला के और उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए और लगातार 2 मिनट 3 मिनट जब तक पानी न गिरे। बस हो गया मेरा सवाल भैया। इतना देर से कर क्या रहे हैं, इतना देर भैया से मेरा एक बराबर मेरा देख मेरा एक भैया तो मेरा ये एक सवाल था। हुआ। भैया मेरा एक सवाल था हाँ हाँ। कि जिसकी आंखों में ज्यादा पानी हो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो अच्छी बात है ना। अगर प्रॉब्लम दे रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, तो फिर हम लोग दवाई वो लोग डालते हैं, जो कि पानी को थोड़ा देर के लिए, एलर्जी के चलते तब तो रोकना ही पड़ेगा, डिजीज के चलते तो रोकना ही होगा। और कोई बात नहीं, पानी से नहीं डरना, पानी तो हेल्दी चीज है। रह गया बात एक्सरसाइज का बात, तो आंख तो दिन भर इधर उधर घूमते ही रहता है। देखिए आप ऑफिस में भी घूमते रहता होगा, कहीं बस में भी घूमते रहता, तो एक्सरसाइज तो कर ही रहा, अलग से करने का कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। रह गया बात मोमबत्ती देखने का, अभी हम लोग यही डिस्कस किए कि आंख में लाइट मिनिमम जाना चाहिए, है ना। जब हमारा कंप्यूटर से जा सकता है तो कोई भी लाइट जाएगा तो बिना मतलब का जाएगा तो काम भी नहीं होगा और डैमेज भी बढ़ाएगा, क्योंकि आखिर यूज तो रेटिना का सेल्स को कर ही रहा है बेचारा, उसको उसका इमेज तो कैप्चर कर रहा है, और 1 सेकंड में 10 बार इमेज कैप्चर करता है वो, तभी आपको कंटिन्यूअस दिखता है। तो वो लगातार, तो उसका काहे एनर्जी बर्बाद करे, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज कभी कभी हम लोग बोलते हैं आँख का जो पैरालिटिक होता है ना, जिसका लकवा मार गया और दो दो दिखने लगता है आंख मूवमेंट में, या फिर आंख थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उन लोगों को बोलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। उसका ट्रिक कुछ नहीं है, कोई वर्ड या लेटर देखते हैं और उसको काफी देर तक नजदीक लाते जाते हैं देखते हुए, ताकि कन्वर्जेंस हो सके। बाकी आम आदमी को इसका कोई जरूरत नहीं, आंख लगातार काम करते रहता है, आप उससे और काहे के लिए काम करवाइएगा। कभी भैया कभी एक आंखों के नीचे का जो ये जो पोर्शन है, कभी कभी इसमें ज्यादा दर्द रहता है। तो मतलब आप सब काम जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो थकान हो गया है ना, तो थकान का हाँ। क्या होता है भाई, रेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर चश्मा अगर सही नंबर का नहीं लगा हुआ है तब भी होगा वो दर्द, तो सही फिर से जांच करवा लेना है। तो ये और आँख चीज तो नहीं, उसके लिए भी दिखवा लेना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि एक तो आप सबसे पहले रेस्ट बढ़ा लें, और दूसरा उसके बावजूद प्रॉब्लम हो रहा है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। ओके, थैंक यू भैया। भैया मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि हाँ आंख का, जैसे बच्चों में स्क्रीनिंग के बारे में अभी बताए थे, तो बच्चों में हाँ, आंख का स्क्रीनिंग किस एज में होना चाहिए? होना तो शुरू से ही चाहिए,
जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा जन्म लिया और प्री मैच्योर जन्म लिया, तो उसको तो 15 दिन के अंदर ही हो जाना चाहिए, है ना। और जब बड़ा मतलब हुआ, खुद बच्चा से घर जाके जा रहा है, करवाना चाहिए, मैच्योर नहीं, मतलब मैच्योर एज का बेबी मैच्योर है। एज में भी है तो आप तो घर में कर लीजिए ना। सबसे सिंपल, सुंदर दिखना चाहिए आंख, छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा है ना, कोई दाग अच्छा तो नहीं है आंख में। दूसरा, बच्चा अच्छा 1-1.5 महीना का जब हो गया तो आपको मदर को देख के मुस्कुरा रहा है कि नहीं मुस्कुरा रहा है, हाँ। तो यही स्क्रीनिंग हो जाने से काफी बड़ा पता चल जाता है। उसके बाद फिर जरा कंफर्टेबल होइए तो उसको जांच एक बार करवा लीजिए। तो जैसे मेरा एक नाती है, वो 2 साल का है, तो क्या उसको अभी स्क्रीनिंग की जरूरत है या सब चीज नॉर्मल है? सबसे आँख सब यही तो नॉर्मल है कि नहीं, वो जानने के लिए अपने बगल में बैठा लीजिए या गोदी में, हाँ और अगर उसको बोलिए कि उधर चिड़िया दिख रहा है या फूल दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ उसको भी तो दिखना चाहिए, ठीक है। या फिर अच्छा कोई टारगेट है जो बोलिए कि वहां पर देखो तो दाहिने तरफ क्या रखा हुआ है या किस चीज का फूल है, पर कुछ भी जो वो समझ सकता है। हाँ तो हाँ 2 साल में नॉर्मल औसतन हाँ। ठीक ठाक विजन आ जाता है, इसलिए आपके बराबर करीब करीब आ जाएगा। अगर कम आ रहा है, बच्चा में एक नया प्रॉब्लम आजकल चल रहा है, एलर्जी वाला, जबरदस्त एलर्जी है, क्योंकि उनका प्रदूषण इतना ज्यादा है कि बच्चा सब आंख नोच रहा है और आंख रगड़ते रहेगा, लाल हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि उसको तुरंत इलाज कराएं। काहे कि एलर्जी तो बच्चा को ज्यादा नुकसान कर रहा है, सॉफ्ट बॉडी है उनका, और उसके चलते आंख में चश्मा चढ़ जा रहा है ना, तो वो बचाया जा सकता है, काहे कि तो इस बार एस्टिग्मेटिज्म मतलब वाला चल। हाँ जी। ठीक। अच्छा भैया, हम लोगों ने लिमिट थैंक यू पार कर लिया है, तो दूसरा भैया वाला एक भी क्लोजिंग शायद एक क्लोजिंग वो कर दीजिए, सो दैट वी कैन जस्ट क्लोज दिस। हाँ अभी संजय, आप कर दीजिए। सुधीर भैया ही बोल रहे हैं। प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में दो लोगों का नाम लेना बड़ा आवश्यक है। एक तो डैनिस, जो हर वेब सीरीज का या वेबकास्ट का एडमिन होता है और सारी सुविधाएं प्रदान करता है, और अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से जो ये वेबिनार की जो सीरीज चल रही है उसके कोऑर्डिनेटर हैं हमारे सीनियर अलुमनाई MS मनीशेखर भैया। तो उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग आए हैं उनका भी। जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है हम बातें करते रहेंगे, और एब्रप्टली बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद शायद। नहीं, लेकिन उसके पहले हम बोल रहे आप लोग से मिलके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ हमको, और बहुत अच्छा अच्छा जी प्रश्न आ भैया, रहा है। हम लोग भी कुछ जाने। सुधीर भैया आप एक क्लोजिंग कुछ सजेशंस दे दीजिए ना प्लीज। एक क्वेश्चन एक शायद लेसिक से विजन के लिए भी आया था, मैं सुन नहीं पाई उसको। क्या? लेसिक विजन जो होता है क्या? अर्चना दी रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है, विल शेयर विद यू। नहीं, ओके बस ओके। 1 मिनट बात तो ये कि भैया आप क्लोज कर लीजिए। क्लोजिंग स्पीच ओके, दे दीजिए। स्पीच क्या, हम लोग अपना लोग में मित्रता वाला बात है। बहुत अच्छा लग रहा था आप लोग से मिलके, प्रश्न बहुत अच्छे आए, है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि एक्सीडेंट से अपने आंख को बचाएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और कोई दिक्कत हो, अनावश्यक दवाई नहीं डालें, और आप बिना जाने बूझे दवाई मत डालिए, है ना। बिल्कुल वैसे ही है कि बिना जाने बूझे कोई चीज खा रहे हैं, वो जहर है या मिठाई है, कौन जान रहा है। उसी तरह से आंख में भी वो नुकसान कर सकता है। खास करके जो मिस यूज होता है हमारे यहाँ, वो होता है स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का, जो आमतौर पर मैजिक ड्रग के रूप में कॉमन होता है। और बहुत सारा कंपनी बेच रहा है, जिसमें हम नाम लेंगे आयुर्वेद के नाम पर, जो कि वास्तव में अननेसेसरी होगा मेरे हिसाब से। क्या फायदा करता है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आंख में कुछ भी डालेंगे, फायदा का तो पता नहीं, नुकसान जरूर कर सकता है। इवन पानी भी डालिएगा तो नुकसान करेगा। आंख में आईटोन किस नॉर्मली तरह का यूज होता है केमिकल, डॉक्टर साहब। क्या आईटोन जो आयुर्वेदिक डेज केमिकल का आता है ना, वो नॉर्मली यूज कर लेते हैं हम लोग, वो करते एडवाइजेबल हैं, नहीं है लेकिन क्या? आपको जरूरत क्या है? मेरा तो ये कहना है, जब नेचर खुद ले रहा है, आइटॉन में केमिकल ही ना है भाई। दवाई जो है किसी भी तरीका से है, केमिकल का मतलब क्या होता है? रसायन, यानी रस। तो कोई भी चीज है तो बाहर का है वो, प्रकृति हमको उस तरह से तो नहीं बनाया। बाकी है कि आप बचाएं, कोई डिजीज जी, स्पेसिफिक हो तब करेक्ट जरूर करेक्ट। करना चाहिए। कोई भी ड्रॉप खोलने के कितने दिनों तक उसको यूज कर सकते हैं? ऐसे देखिए, रिकमेंडेड है, आमतौर पर प्रिजर्वेटिव रहता है, तो गंदा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि सेल्फ लाइफ होता है हर दवाई का, तो औसतन ज्यादातर ड्रॉप का 1 हफ्ता 1 महीना रहता है। लेकिन अगर आप उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा है या उसमें एक्सपायरी डेट ज्यादा है खुलने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। खाली उसमें यही रखना चाहिए कंटेमिनेशन नहीं हो।